अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनका एक स्टेटमेंट मुझे प्रोग्राम के आगाज़ में चलवाना है, लेकिन कुछ बातें मैं उससे पहले कहना ज़रूरी समझता हूँ। कल हमने अल कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मलिक रियाज से ज़मीन मिली और किस तरीके से उसकी ट्रस्ट डीड चेंज हुई, उसके ऊपर प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम का मकसद कतन भी कहीं भी इन लोगों के लिए मेरे नुक्ता नज़र में ये नहीं था कि वो पैसे इमरान खान ने खा लिए या बुशरा बीबी ने खा लिए। उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खुल के वाज़े तरीके से नज़र आता है और इर्रेगुलरिटी नज़र आती है। और जिस तरीके से फ़रा खान इन होती है उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, वो कोई तरीका दुनिया में ऐसा बना ही नहीं है कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं। बुशरा बीबी की मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, मैं उन्हें जो बात कहनी चाहिए कहना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि वो फिनंशियल इर्रेगुलरिटी में बुशरा बीबी पैसे खा गई या इमरान खान पैसे खा गया, ये भी मैं बातें ऑन एयर कहूँगा। लेकिन गलत काम का गलत अंजाम होता है, वो तरीक़ाकार भी गलत था। आप रियाज मलिक से ज़मीन लेके और उससे एक वो बहुत बड़ा एक इशू है, 190 मिलियन पाउंड यूके से आया हुआ है, वो आपने कोर्ट में एडजस्ट कराया हुआ है, वहाँ से फ्री ज़मीन ली हुई है। और फिर हम कहें हम तो रूहानियत के लिए यूनिवर्सिटी कायम करने लगे थे, एक दीन का काम करने लगे थे, तो ये बेवकूफ़ एंकर हैं, इनको पता ही नहीं है, ये इस तरह की बातें करते हैं तो कुछ हज़म नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने 4 आने भी कमाए होंगे। मैं उनकी वाक़ईतन इज़्ज़त करता हूँ और मेरा नहीं ख्याल है कि वो पैसे खाने वाले हैं, लेकिन ये गलत काम है और गलत काम है। मैं इसको 1000 एक दफ़ा गलत कहूँगा, चाहे इसके बाद जो मर्ज़ी रिएक्शन दिखाएँ, मुझे उसकी भी ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। दूसरा एक एटीट्यूड है। आप इस्लाम की बात मैं ऑनर करना चाहता हूँ, रूहानियत बताना चाहता हूँ या उसको फॉलो करना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा किताबें इस इशू के ऊपर नहीं पढ़ी, बहुत ज़्यादा मेरे पास इल्म नहीं है। मैं कोई अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से कोई ज़ेर तालीम नहीं वहाँ रहा, वहाँ से कोई इल्म नहीं हासिल करके आया। लेकिन चंद एक किताबें जो बुज़ुर्गों ने तजवीज़ की कि पढ़नी चाहिए, इससे आपको नॉलेज मिलता है। कश्फुल महजूब का बहुत नाम आता है, पढ़ें आप। कश्फुल महजूब पढ़ने के बाद आपको क्या चीज़ मिलती है। फतूहुल गैब मैंने अभी ये चंद दिन पहले ही रमज़ान के महीने में पढ़ी किताब, उसमें 2-4 बातें नज़र आती हैं। एक तो मैं नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कोई जो आपको अली हजवेरी की किताब से भी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब से भी एक चीज़ जो आपको पहला लेसन मिलता है ना, आपको मैं मारनी है। और अपना आपको वो फ़िना फ़िल्लाह, बड़े वो मुश्किल सी टर्मिनोलॉजी है, मैं उसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अपनी ज़ात को अल्लाह की रज़ा में रंगना है और मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ़ करना है। पहले तो मैं मारनी है और फिर ये चीज़ करनी है कि अपने आप को अल्लाह की रज़ा में रंगना है और मखलूक की खिदमत में जाना है। और कभी ये दिमाग में गलत ख्याल नहीं पाल लेना कि आप दीन में उस दर्जे पे फ़ायज़ हो गए हैं जो अल्लाह के किसी वली के लिए। ये वली का दर्जा अल्लाह को पता है कि किसको मिल रहा है। वो एक आपके जुमले से आपकी सारी वलायत जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगी जिस दिन आपके अंदर तकब्बुर आ गया या गलत ख्यालात आ गए। ये मैंने तमहीद बांध दिया इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर बारहा इस्लामिक इस्तारों का इस्तेमाल करते हैं और मुझे उनके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो जहाँ मज़हब का वो हवाला देते हैं, मुझे उसके ऊपर ज़ाती तौर पर खौफ का एहसास होता है उनकी ज़ात के लिए कि वो कुछ ऐसा ना कह दें कि वो अल्लाह को जवाब देना है। मैं कहता हूँ कि उनकी यूएन की तकरीर जो थी वो इतनी शानदार तकरीर थी कि अल्लाह पाक उनको उस तकरीर के बदले उनको माफ़ कर दे, अगले पिछले गुनाह उनके माफ़ कर दे। लेकिन अगर आप तकब्बर, बड़ाई या मज़हब का नाम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि मैं रियासत मदीना कायम करने लगा हूँ, लेकिन रियासत मदीना में मैं जो है इनके दाएँ बाएँ बैठा हुआ, एक तरफ मुझे फ़ोटो नज़र आए फ़रा खान की और दूसरी तरफ सरवर खान की नज़र आए, एक तरफ शुगर वाला नज़र आए, एक तरफ दवाइयों वाला नज़र आए, और फिर कहें रियासत मदीना, तो रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल जायज़ नहीं रहता। मैं इस पर शक व शुबे में नहीं हूँ, मैं क्लैरिटी के साथ हूँ। मेरी पूरी जो ज़िंदगी है एक ख़ास माहौल में बसर हुई है। मैं इमरान खान की तरह कोई 65-70 साल की उम्र में आके मुझे ये दीन की तरफ लगाव नहीं पैदा हुआ। मज़हब का इस्तेमाल, मज़हब का नाम सोच समझ के करना चाहिए, और जहाँ आप गलत नाम इस्तेमाल करेंगे वो अल्लाह पाक से फिर माफ़ी मांगे, तलबगार हो माफ़ी के कि आप उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़हब का इस्तेमाल हुआ हमारे यहाँ 2018 के इलेक्शन से पहले और उसका खमियाजा हमने भुगता। कुफर के फतवे जिसके लिए सिंपथाइज़ करती थी पीटीआई, गोली लगी एहसन इकबाल को। एहसन इकबाल उस माँ का बेटा है जिसने वो कानून साजी करवाई थी ज़ियाउल हक़ की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, उसी एहसन इकबाल को गोली लगी। बाकियों के साथ क्या होगा और क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन अभी भी ये पीछे नहीं जा रहा। अभी तो फसाद है कि अभी हमारे अमेरिका ने साजिश कराई थी रिजीम चेंज, पूरे अदारे के अंदर जो इस वक्त दबाव की कैफियत है, मैं सारी चीज़ें ऑन एयर बयान नहीं कर सकता, पूरे अदारे के अंदर। और वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं
ऑन एयर कभी उनका हवाला नहीं देता, लेकिन आज मैं देना चाहूँगा। रमज़ान का महीना है, हमें कौम को आग में नहीं झोंकना चाहिए। मैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर का हवाला दूंगा, मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ी दूर जेलम में बाबा इरफानुल हक हैं, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। मैं लाहौर में एक बड़े वो बुज़ुर्ग हैं, बड़े नेक आदमी हैं, ज़ियाउल हक के जब हादसे का वाक़या पेश आया तो उस वक्त भी उनके जो नॉलेज था, इल्म था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, वो उनसे मैं पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ। कोई और इस तरह की हस्तियाँ, अब्दुल्ला भट्टी साहब हैं, उनसे पूछता हूँ। सब लोगों को फ़िक्र है पाकिस्तान की, सब लोग कहते हैं ये इंडिया वाली साइड से कहीं इंट्रूजन ना हो जाए। सबको खौफ है ये कि ये आजकल के जो हालात है, दाखिली इंतशार है, इसका दुश्मन फ़ायदा ना उठा जाए। इस तरह की वो बातें बुज़ुर्ग करते हैं। और यहाँ पर जो फसाद है और उस अदारे के अंदर फसाद चला गया, मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जुमले प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे खौफ ये महसूस होता है कि ये अपने बच्चों को हम गलियों मोहल्लों में मरवा न दें और कोई दुश्मन आके फ़ायदा न उठा जाए। एक हुआ है कराची का वाक़या, इस तरह का अल्लाह ना करे कोई और वाक़या हो जाए। सुनिए प्राइम मिनिस्टर का आज का बयान, मैं उसके ऊपर बहुत वजाहत नहीं करूँगा, मेरे ख्याल है तमहीद ही काफ़ी है, और अगर उन्हें समझ है तो एहतियात आइंदा से करें। प्रोड्यूसर साहब वो स्टेटमेंट रेडी है, सुना सकते हैं हम? जी प्रोड्यूसर साहब चला सकते हैं हम? सब जितने यहाँ बैठे हुए आप लीडर्स हो, जो लीडर होता है वो अपने अवाम के अंदर शऊर पैदा करता है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है, और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, मोहल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है। और वो पैगाम क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान किसी के सामने नहीं झुकता। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इकबाल का इंसान शाहीन बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते हैं। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को आपने बताना है कि एक मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा इंस्टीट्यूशंस के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। मैंने 4-5 बुजुर्ग हस्तियों का नाम लिया है, मैं इन चारों पांचों से इस्तदा करूंगा कि टीवी पे आएँ। इमरान खान खुद उनके पास जाते रहे, ये नहीं है कि उनको ये शक व शुबा होगा कि मैं किन का नाम ले रहा हूँ। सरफराज शाह हैं, वो PTV पे भी आते हैं, दरख्वास्त करूँगा कि आएँ इस मौजू पे बात करें। बाबा इरफानुल हक से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर बात करें। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ इस पर बात करें। अब्दुल्ला भट्टी साहब से दरख्वास्त करूँगा, फ़ज़ल शाह से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ इन मौज़ूआत पे बात करें। हम किसी ऐसे खल्फशार में, ऐसे फसाद में ना घुस जाएँ जिससे बाहर निकलना मुश्किल ना हो जाए। और इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, हम उसके बहुत करीब हैं, उस नारकी के ज़्यादा दूर नहीं है। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में 2 शुरा हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जावेद लतीफ़ साहब हैं PMLN से, वेरी वार्म वेलकम सर, खुशामदीद आपको। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। इमरान इस्माइल साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बयान के ऊपर पहले कुछ आप ही तबसरा फरमा दीजिए। बयान में एहतियात रहनी चाहिए, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, और मज़हब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मज़हब हमारे रूहों के अंदर है, हमारे जिस्मों का, दीन का, ज़िंदगी का, हर चीज़ का हिस्सा है वो, लेकिन उसको इस्तेमाल करें सियासत के लिए तो वो मुनासिब नहीं होता। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम के लिए। मैं कोई आज 3.5 पौने 4 साल के बाद किसी टॉक शो पर आया हूँ। और जो बात आपने शुरू में तमीज़ जो बांधी सारी चीज़ की, वो मैं सुन रहा था। देखिए नदीम साहब, बात यह है कि मज़हब हमारे
उठने बैठने में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे कारोबार में, हमारे घरेलू मामलात में, हर चीज़ में शामिल है। मज़हब से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ हमने अपने रब की इबादत कैसे करनी है, बल्कि इसके अंदर हुकूकुल इबाद का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है जो हम छोड़ नहीं सकते किसी चीज़ में भी। तो सियासत में भी मज़हब का शामिल रहना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको सियासी कार्ड की तरह से इस्तेमाल करना जो है वो शायद बात मुनासिब ना हो। इमरान खान साहब ने जो रियासत मदीना का नारा लगाया, या जो उनका ख्वाब एक विजन है कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना की तरह की रियासत देखना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें मुझे नहीं समझ आती किसी को क्यों ऐसी कोई चीज़ लगती है कि जी इसके अंदर कोई इशू है। अगर तो इमरान खान साहब ने सर आज तो उससे वो एक स्टेप और आगे चले गए इमरान इस्माइल साहब। आज तो वो अल्लाह के जो नबी पैगाम देते हैं, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्होंने वो इस्तारा इस्तेमाल कर लिया। मैं तो उनके गुफ्तगू से थोड़ा वाकई परेशान हूँ। आप उनके दोस्त हैं तो उनसे डिस्कस करिएगा, समझाइएगा। मुनासिब रहना चाहिए, तवाज़न नहीं छोड़ना चाहिए। ये ज़िंदगी में भी अच्छा नहीं होता और मज़हब में भी अच्छा नहीं होता। नहीं, आपको एतराज़ किस चीज़ पे है मुझे वो तो बता देना ताकि मैं उसका जवाब दे दूँ। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपको पूरा मैंने स्टेटमेंट इमरान खान का आपको सुनाया, दोबारा सुनना चाहते हैं तो फिर सुनवा देता हूँ। नहीं, वो आपकी जो आवाज़ है ना वो थोड़ी एको हो रही है, मैं सुन नहीं सका। बट एनीवेज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो खान साहब ने अगर तो ये रियासत मदीना का नारा उन्होंने इलेक्शन के दरमियान लगाया होता ना, तो हम कहते कि जी ये गिमिक है और ये सर रियासत मदीना नहीं है। प्रोड्यूसर साहब शॉर्ट दोबारा प्ले करें जी, आवाज़ क्लियर करके दोबारा शॉर्ट प्ले करें, छोटा करके सिर्फ वो हिस्सा सुनाए कि नबी वो वाला छोटा करके सुना दे। पहले तो मैंने पूरा जुमला सुनाया, दिखाइएगा। सब जितने यहाँ बैठे हुए आप लीडर्स हो, जो लीडर होता है वो अपने अवाम के अंदर शऊर पैदा करता है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। जावेद लतीफ़ साहब, मैं बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करूँगा, इसलिए कि कोई पाकिस्तान में वो नफ़रत वाले वाक़यात लोग तैयार बैठे होते हैं करने के लिए तो आग ना लग जाए, लेकिन किसी को समझाना चाहिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कि एहतियात मत छोड़ें। हाँ मलिक साहब, आपने बड़ा अच्छा किया ये, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, बहुत इस पे बहस हो रही है। मैं क्योंकि ख़ुद मुतासर हूँ, आपको याद होगा जब धरने मज़हब के हवाले से हुए और उसमें मैं भी उस जद में आया था जिस तरह आपने एहसन इकबाल का ज़िक्र किया। मगर बदकिस्मती ये है कि आप रियासत मदीना की तर्ज पर पाकिस्तानी रियासत को बनाने की, उसके लॉ, उसके रहन सहन, उस तौर तरीके यहाँ तक तो दुरुस्त है, आप ख्वाहिश करें, कोशिश करें उसके लिए। मुझे इख्तलाफ हो सकता है कि आप 4 सालों में आपने नाम ज़रूर इस्तेमाल किया मगर अमलन उसके लिए कुछ ना किया। आप मेरे से इख्तलाफ करते हुए ये कह सकते हैं कि कुछ उन्होंने किया अमली तौर पर बेहतर, या कोई और कहेगा PTI का बंदा, मगर तौबा नौज़ बिल्ला मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता और जो बात कही जा रही है मैं अपनी ज़ुबान पे नहीं ला सकता। आप किससे अपने आप को वो बात उन्होंने कही नहीं है। मैं ऐसे नहीं चाहता कि कोई सड़क पे खड़ा उसके पीछे नफरत में आके तो कोई और वो एक क्राइम कर दे, लेकिन ये एक गैर मुहतात अंदाज़े बयान है जिससे परहेज़ करना चाहिए। मैं इसीलिए पूरा तमहीद इतनी लंबी बांधी थी कि उसने अपने आप को वो डिक्लेयर नहीं कर दिया, यहाँ कल को पता नहीं को मौलवी उठ के फतवा ना लगा दे। इसलिए इमरान खान को थोड़ी सी समझ होश की ज़रूरत है कि एहतियात का दामन ना छोड़े। ये उनकी अपनी ज़िंदगी की बका के लिए अच्छा है कि एहतियात का दामन ना छोड़े। मलिक साहब, सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं, बहुत सी उनके साथ जुड़ी ज़िंदगियाँ हैं। आप देखें कि आपने जो बात बड़े मुहतात अंदाज में की, मैं भी खुदा न खास्ता उसको किसी और पराये में बयान नहीं करना चाहता। मैं तो ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे हमारा सियासी इख्तलाफ हो सकता है, आपके अमल से इख्तलाफ हो सकता है, मगर मज़हब एक ऐसी चीज़ है, आप किसी के जज्बात से मत खेलें। मैं ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तौर पर भी आप जो कुछ कह, और ये पहली दफ़ा नहीं कहा,
आप अगर ये कहें ना कि उन्होंने शायद किसी और पैराए में बात किया, वो कई मर्तबा मज़हब के हवाले से ऐसी बातें कर जाते हैं जो बाद में वजाहतें उनको भी या उनकी टीम को देना पड़ती हैं, मगर बार बार मज़हब से ना खेला जाए, लोगों के जज्बात से मत खेला जाए। और मैं इसको कोई इशू भी नहीं बनाना चाहता, मैं इशू ना बनाएगा। हाँ, मैं इस्तेदा करूंगा कि ना बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में पहले बहुत इश्यूज हैं और खुदा के लिए उनको भी समझना चाहिए कि हमारे पे रहम करें, पाकिस्तानी कौम पे रहम करें और जो मज़हब के हवाले से बहुत एहतियात करें। एक ब्रेक करीब आ रही है, सिर्फ दोबारा इमरान खान साहब आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ में और रूहानियत में एक तो मैं नहीं है, फ़कीरी है, इसमें खिदमत है लोगों की, दूसरे के ऊपर तू तकार नहीं है इसमें, और अपने आप को अल्लाह के रंग में रंगना ये है। मैं नहीं है उसमें, मैं को मारेंगे तो फिर आप रूहानी सफ़र पे आएँ, नहीं तो नहीं है आप। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इलेक्शन कमीशन और उस हवाले से जो बयानात हैं और जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जल्द या बदेर हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, बहुत देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सड़कों के ऊपर फसाद ख़त्म नहीं होगा जब तक हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाते। और मौजूदा हुकूमत जिसके अंदर इतने ज़्यादा इत्तेहादी हैं, वो अपने तगड़े फ़ैसले ले नहीं सकती जब तक उनके पास क्लियर मेजॉरिटी ना हो। मौजूदा हो या जो भी हुकूमत बने, इमरान खान जीत के आ जाएँ तो उनको भी सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए। ये कौम का इम्तहान होगा, और नून लीग ने जीतना है या पीपल्स पार्टी ने भी जीतना है तो उनको भी सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए। इकॉनमी हमारी डूब चुकी है, टूट चुकी है, उसमें सकत नहीं है और बर्दाश्त करने की। इसलिए जिसने भी जीतना है सादा अक्सरियत से आए, तगड़े फैसले अपने वो ले सके और एक कौमी प्रोग्राम बनाएं कि ये हमारा एक नेशनल प्रोग्राम है इकॉनमी के रिवाइवल के लिए। वो नून लीग बैठे, वो पीपल्स पार्टी बैठे, वो PTI बैठे, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए कि हमें कर्जे कम करने हैं, हमें ग्रोथ रिवाइव करनी है, जॉब क्रिएशन करनी है। सिर्फ सारा दिन झूठ पे गुमराह नहीं करना कि पिछले आए थे ये कर गए थे, हमारा कसूर कोई नहीं है। ये कहते कहते हमने 75 साल गुजार दिए, सारे पिछले मर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, अभी तक हमने साथ नहीं छोड़ा कि पिछले कर गए हैं, मेरा कसूर कोई नहीं है। इलेक्शंस के लिए भी फसाद है। 2013 में 4 हल्कों से रौला शुरू हुआ था, 2014 से धरने शुरू हो गए थे, 2018 तक ख़त्म नहीं था हुआ। 2018 वाला इलेक्शन RTS का फसाद 2022 आ गया, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन PTI ने तैनात किया हुआ है, PTI उसको अब मानती नहीं है। तो देयर शुड बी समथिंग जो इलेक्शन का नतीजा माना जाए, नून भी माने, PTI भी माने और पीपल्स पार्टी भी माने। इमरान खान के स्टेटमेंट्स आपको सुनाता हूँ। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है। हम इसको कभी तस्लीम नहीं करते। आपके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है, उसको आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं। वो समझते अब जानबदार है, अब नून लीग के एजेंट है। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था, पिछला वाला हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है, हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। इसके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। तो वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। आज हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी और हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। इमरान इस्माइल साहब, आप ऊपर नीचे यूं बदलते रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। जिस दिन आपको पसंद आ गया उस दिन अच्छा आदमी है, जिस दिन पसंद नहीं आया उस दिन नून लीग का एजेंट है। मुझे नहीं पता कि वो एजेंट किसका है, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो काबिल कबूल हो जाए। इलेक्शन का नतीजा आप भी मान लें और नून भी मान लें।
नदीम साहब देखें, बात यह है कि ये बार बार बात हो रही है कि जी आप ही ने लगाया था और आप ही उसको नून लीग का एजेंट कह रहे हैं या पार्टीजन कह रहे हैं। होती है, इंसान से गलती भी हो जाती है, बंदे को समझने में परखने में गलती हो जाती है, देर से उसके चीज़ें पता लगती हैं। शादियों में लोगों से गलतियां हो जाती हैं, इतनी इंक्वायरी करने के बावजूद अपनी या बच्चों की शादियों में लोग ट्रबल में आ जाते हैं या धोखा खा जाते हैं, जो समझते थे वो नहीं निकलता। ये तो इंसान के अंदर इनबिल्ट है। इंसान तो जो जज करना है उसने किसी को, तो उसकी जजमेंट में फ्लॉज होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने आई जब हमने देखा इनका एटीट्यूड। हमारे सेनेट के इलेक्शन में ये बात शुरू हुई कि जिसमें वीडियोज़ आई, गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आई जिसमें वो ऑफ़र कर रहे हैं हमारे एमएनएस को पैसे और उनको बता रहे हैं कैसे फोल्ड करना है आपने। वो वीडियो सारी उनको दी गई और डिफरेंट बहुत सारी आई जिसके अंदर एमएनएस बैठे पैसे गिन रहे हैं, उनके सामने ये लोग बैठे हैं वोट खरीद रहे हैं, किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया। सर, जब संजरानी के खिलाफ अदम इत्मीनाद आया था और 14 सेनेटर्स जो थे पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के टूट के जाके पीटीआई को वोट डाले थे, उस दिन आपने इनसे रब्ता किया था कि ये 14 लोटे हमारे पास आए हैं वोट डालने के लिए, लेट्स फाइंड आउट और इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं? उन्होंने लंच खाया था, इनके साथ वोट डाला था आपको। 14 थे, 14 नाम भी पता है लोगों को। जी नदीम साहब जिनके नाम पता है, जिनके लोग टूट के गए थे, उनको चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते उनकी और उसके ऊपर वो कार्रवाई करने की बात करते। जब वो खुद नहीं कर रहे तो दूसरा को क्या करेगा? हमने तो जो ये 24 अभी गए, 2 दर्जन जिनके ईमान जागे हैं सिंध असेंबली के, सिंध हाउस के अंदर, आप जानते हैं उनको जो जा रहा था ईमान जाग रहा था, किसी का वजारत पे, किसी का सफारत पे, किसी का पैसा। आपके सर 15 एमएनएज ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट डाला था, उसके भी नाम पता थे। आपने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इनको डी-सीट कर दो। हाँ जी, बिल्कुल कहा था हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को। नाम बताए थे आपने? मुझे बताएंगे नाम कौन से थे? मैं जानता हूँ कि वो फहरिस्त बनी थी। हमने तो वीडियोस दी थी जनाब, हमने तो वीडियोस दे दी थी कि ये लोग हैं जो खरीद रहे हैं और ये लोग हैं जो बिक रहे हैं, उसकी वीडियोस दे दी थी। नाम की आप क्या बात करें? इफ यू वांट, अब वो वीडियोस में 15 कर दूंगा, आप चला लें अपने टीवी पे। नहीं, 15 की तो वीडियोस नहीं थी मेरे पास, जो आई थी 3-4 लोगों की वीडियोस आई थी, वो दी थी, हमने शेयर की थी। देखिए नदीम साहब, हम थोड़ा सा इस वक्त, मैं पीटीआई नहीं बनता, आप समर टीवी ना बने, ये पीएमएलएन ना बने, क्या हम एज अ माशरा हम यही चाहते हैं कि यही हम अपने बच्चों को देकर जाएं छोड़ के कि किसी की भी हुकूमत आए, किसी की भी? ये फसाद मुकाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आपके बच्चों ने इसी पाकिस्तान मुका रहे थे ना, तो इस फसाद को मुकाना आपकी जिम्मेदारी है। नदीम साहब, हम तो मुकाने के लिए निकले हुए हैं, हम ये बचाने के लिए निकले हुए। बचाने के लिए तो ये लोग निकले हुए जो अमेरिका जाके कहते हैं कि इमरान खान नहील मुनकर पढ़ता है और कुरान की आयत कोट करता है और ये तालिबान की वजारत है। ये वो लोग हैं, ये हम तो इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। क्या आप खुश कर रहे थे किसी को जाके बात करने के लिए? 136 रुपये लीटर का पेट्रोल था, टीवी पर रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि इमरान खान ने मरवा दिया, कौम के पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, जिंदा कैसे रहेंगे। अभी जाके सीधा IMF के पास गए, जाते साथ ही 50 रुपये की जो है सब्सिडी उसको विड्रॉ करने की इन्होंने बात कर दी है कि हम विड्रॉ कर लेंगे। तो अपने कल कुछ कह रहे थे, कहते हैं कि जी बड़ा महंगा पेट्रोल है, अचानक जैसी हमारी हुकूमत गई है और ये अंदर आए तो उन्होंने आके कहा कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल इमरान खान की हुकूमत बेच रही थी और बड़ा जुल्म किया, इनको प्राइस बढ़ा देने चाहिए थे। क्या खुदा को जावेद लतीफ साहब से इसका जवाब लेते हैं। जावेद लतीफ साहब, आप बताइए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले पेट्रोल की तरफ बाद में, पहले इलेक्शन कमीशन। मैं गुजारिश करूं कि अभी आपने जो कहा ना कि अगर वक्त पे इलेक्शन ना हुए या वक्त से पहले इलेक्शन ना हो तो सड़कों पर लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप रिफॉर्म्स के बगैर, इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन में जाएंगे तो उसके नतीजे में जो नतीजा आएगा उस पर सड़कों पर लोग लड़ाइयाँ करेंगे। सर, आपके ज़हन में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मौजूद है कि आपने कौन सी इलेक्टोरल रिफॉर्म करनी है, तो 4-6 हफ्तों में करें और बस इलेक्शन की तरफ जी आप ठीक है। आप 10 पार्टियों के साथ हुकूमत नहीं चला सकते। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर बदकिस्मती ये है, मैं कई दफ़ा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि देखें 73 के आइन को क्यों मुकद्दस जाना जाता है? कंसेंसस था तमाम जमातों का, उस वक्त की जमातों का। आज अगर आप PTI के बगैर आप कानून कोई बनाएंगे
तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के बाद ये ज़रूर रौला डालेंगे। हाँ वो तो डालेंगे अगर ये अंदर ना हुए, तो इसलिए इमरान इस्माइल को साथ बिठाइएगा आप। इमरान इस्माइल साहब हों या जो इन्होंने 2 बंदे दिए हैं, फवाद चौधरी साहब या असद उमर साहब, इमरान इस्माइल साहब आ जाएं। मगर बात सीधी, इमरान साहब भले आदमी है, इनको साथ बिठाइएगा। नहीं, बहुत शरीफ आदमी है, मैं इनको साथ बिठाइए। जी बिल्कुल भले आदमी बनता है, लेकिन ये पहले अपनी जमात से इजाज़त ले लें, लेकिन इजाज़त ले लें, ये ना हो कि वो इससे पहले इतराज़ कर दें जैसा चौधरी सरवर साहब पे किया था। मगर जो मेरे भाई जो बात कह रहे हैं ना कि देखिए आप निकालने के लिए अगर आए हैं तो फिर आपको याद होगा इमरान इस्माइल साहब 4 साल पंजाब असम्बली से पीपल्स पार्टी के 2-3 लोग और मुस्लिम लीग नून के 4-5 लोग, ये अरकान असम्बली क्या इमरान खान साहब से मिलते नहीं रहे? ये क्या सिर्फ बुज़दार साहब तक महदूद रहे? उस वक्त तक आपको याद नहीं था कि हम क्या खेल इस्लामाबाद लेकर आए थे और मिला के गए थे और बड़े फ़ख्र से बताया था कि हम नून लीग का ग्रुप है। लेकिन नदीम साहब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, एक सेकंड गवर्नर साहब, मुझे तो ये गवर्नर साहब एक सेकंड सर मुझे इजाज़त दें, एक आपकी इसी बात पे, आपकी इजाज़त से इसी बात पे ऐड कर रहा हूँ कि मुझे ये बता दें कि क्या वज़ीर आज़म से किसी अरकान असम्बली का मिलना कोई मायूब चीज़ है? उनको ख़रीद लिया था हमने, आपके खिलाफ वोट डलवा लिया था, क्या किया था हमने? उनको कहा था आपकी पार्टी छोड़ दें, किसी ने पार्टी तो छोड़ी? सर जो बंदे 20 सिंध उसमें थे उन्होंने तो आपके खिलाफ वोट नहीं डाला, उस पर कब रही है? एक सेकंड गवर्नर साहब, सिटिंग हुकूमत के लिए बड़ा आसान है कि अपोजिशन पार्टी के बंदे तोड़ के अपने साथ कर लें। नहीं करता, लेकिन आप क्योंकि इंटरप्ट कर रहे हैं तो मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, कर लें आप। मगर मैं गवर्नर साहब आपकी खिदमत में ये अर्ज करने लगा हूँ कि आप ये देखें कि कुरान पाक पर हाथ रख कर सिंध असम्बली जाने वालों ने ये कहा कि हमने कोई किसी किस्म का डिमांड नहीं की, कोई पैसा नहीं लिया, उस पर भी इतबार कर लिया करें। आप पर अगर कोई इतबार करता है कि आपने 4 साल लोगों को प्राइम मिनिस्टर हाउस खींचा, वज़ीर तो आप खुद कुरान बात रख के नहीं कह सकते। मैं एक सेकंड यार, ये मुनासिब नहीं है गवर्नर साहब नहीं हुए। एक सेकंड, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात या आपकी बात नहीं कर रहा, मगर मैं ये अर्ज करने लगा हूं कि आपको चीफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत कब पैदा हुई? आपको सेनेट के इलेक्शन पर नहीं हुई, आपको डस्का के इलेक्शन पर शिकायत पैदा हुई जब आपको आपकी डिमांड उन्होंने पूरी ना की और सेम डे आपने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, जब फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उठाए गए थे और जब रिपोर्ट मंजर आम पर आई चीफ इलेक्शन कमीशन की तो उसके बाद आपकी नाराजगी की इंतहा हो गई। ये मेरी नाराजगी भी आप डिस्क्राइब करेंगे कि कब नाराजगी हुई थी? नहीं मेरी नाराजगी भी आपने बताना है कि कब नाराजगी हुई थी। मुझे पता है ना मैं कब नाराज हुआ था, मुझे पता है कि जब सेनेट में हमारे बंदे बिक रहे हैं, क्या फिर आप हमारे बंदे बिक रहे हैं, उसमें क्या हुआ था? वीडियोस दे रहे हैं खुदा के बंदे, आप मुझे ये बताएं आपकी नाराजगी उस दिन नहीं हुई थी। नहीं इमरान इस्माइल साहब, अगर आप अखलाकी कदरों से नीचे आके बात करेंगे, आपने बताना है। नहीं इस तरह मुनासिब नहीं। एक तो आपको ये आदत बहुत बुरी है, आप हौसले से सुन लिया करें दूसरे की बात भी। जो इमरान खान साहब ने आपको सिखाया है, लेकिन आप अपनी जाती हैसियत से भी बात करें, ये मुनासिब नहीं है। अगर आप मेरी बारी पे बात मुझे नहीं करने देंगे तो क्या ये मुनासिब है कि मैं आपकी बात सुनूं? जब इलेक्शन रिफॉर्म की थोड़ा तज़किरा कर लें, एक्सेप्टेबल हो, जिसके ऊपर इलेक्शन का जो नतीजा है वो नून लीग को भी कबूल हो, इमरान खान को भी कबूल हो, पीपल्स पार्टी को भी कबूल हो। ये ना कोई कहे कि यारो इलेक्शन है, RTS बंद हो गई थी, रात के 12 बजे नतीजा तब्दील हो गया था। ये अभी आप कर सकते हैं इमरान इस्माइल साहब। वो क्या करना चाहिए कि जो इलेक्शन हो उसको नतीजा सारे तस्लीम कर लें। देखिए मैं तो सबसे पहले आपसे कहता हूँ कि EVM जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, सारी दुनिया में होता है और उसकी पेपर ट्रेल भी होती है पीछे, ताकि वो इसको मैच भी कर सकें, कंपैटिबिलिटीज़ की बने। आई डोंट नो ये क्यों उससे भाग रहे हैं EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। हम समझते हैं कि ये सबसे सहल और बहुत आसान तरीका है। यहाँ 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं रिज़ल्ट आने में और फिर बात शुरू होती है कि रिज़ल्ट चेंज होना शुरू हो गया। तो इसको तो हमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये करना चाहिए, गैर मुल्की
पाकिस्तानी समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन का हक देना चाहिए। हमें मिल के बैठ के बात करनी चाहिए कि क्या उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त हम किसी तरह दे सकते हैं कि वो अपने वतन आके इलेक्शन लड़ें और रिप्रेजेंट करें, चाहे उसकी एक लिमिटेड नंबर ही हो। हमें जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो बिल्कुल फ्लॉड है, उसको करेक्ट करने के क्या मेजर्स करने, वो सारे हमने सजेस्ट किए हुए हैं, असेंबली में लाए हुए हैं। इन्होंने उठा के उसको बाहर फेंक दिया था। हम तो नदीम साहब मुझे क्या लेने दें कि जब सख्ती आती है ना तो प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और जैसे ही अपनी हुकूमत आई है तो पासपोर्ट भी बनना शुरू हो गया, वतन आने की भी ख्वाहिश पैदा हो गई, प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए। वहाँ जाके भी 4 हफ्ते के लिए गए थे, उसको प्लेटलेट्स को आपने देख लिया क्या तमाशा उसका हुआ। यहाँ पे जितने लोगों के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। खुद वजीर आजम साहब जो इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके तो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपए निकले हैं। कोई इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है, फिर आप मुझे पूछते हैं कि आपको शिकायत क्या है, और फिर वो बताते हैं कि शिकायत हमें इलेक्शन कमीशन से कब शुरू हुई। मकसूद चपड़ासी, मैंने इमरान इसमाइल साहब ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक नवाज शरीफ साहब की हमारी तजवीज़ है, वो आपके लिए भी है और अब नून लीग की हुकूमत है इनके लिए भी है। जिस दिन वो नवाज शरीफ वापस आए हैं पाकिस्तान, अगर आए, बिग इफ है अभी, अगर आए तो उनका एयरपोर्ट के ऊपर प्लेटलेट्स का टेस्ट जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बड़ी सीरियस है। मैं खुद नहीं जानता कि डॉक्टर यास्मीन सही कहती हैं, इमरान खान सही कहते हैं, या वो डॉक्टर सही कहता था जो आके टेस्ट करके गया था। तो इस दफ़ा इस्लामाबाद एयरपोर्ट या लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर ही टेस्ट कर लें, ताकि अंदर बाहर होते हुए ज़रा वो ऊपर नीचे होना का पता चल जाए हमें, तरतीब कहाँ फ़र्क पड़ती है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जावेद लतीफ़ साहब, आप फरमाइए, एक्सेप्टेबल रिफॉर्म प्रोग्राम कैसे होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना? नहीं, मैं इससे पहले एक और बात करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि बुशरा बीबी या इमरान खान के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है, मेरे पास सबूत नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, मगर आप मुझे ये बताएं फरा बीबी को आप जानते हैं? नहीं, मैंने बुशरा बीबी और इमरान खान के मतलब ये नहीं कहा कि मैं लाइल हूँ। मेरा ख्याल है कि वो करप्ट प्रैक्टिस में पैसे खाने में इन्वॉल्व नहीं है। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मेरी राय। लेकिन फरा कहाँ से आ गई वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। एक सेकंड, अब मुझे ये बताएं कि फरा बीबी सीएम थी, पीएम थी, उनके खाबन सीएम थे, पीएम थे, किस हैसियत से जो उनके बारे में चीज़ें आ रही हैं वो कर रही थी? तल्लक था ना, तल्लक किससे था? बुशरा बीबी से। और बुशरा बीबी कौन थी? इमरान खान की मिसेज थी। तो फिर यार अभी भी आप लोग इस तरह की बात करें तो क्या मुनासिब है? अब आ नहीं, मैं अपनी राय देता हूँ और मेरी राय में राय होगी जब तक मैं कुछ सबूत देखूँ नहीं, मैं नहीं राय। वो सबूत दे रहे हैं हम, वो जब मिल जाएगी तो बदल। फिर वो सबूत आ रहे हैं। जो असल चीज़ है ना, वो चिमटा हुआ है कुर्सी से। आप मुझे ये बताएं कि जहाँ से वो खुद निकल जाएं वहाँ साजिश हो गई। और आज पंजाब हाउस आप देख लें कि पंजाब हाउस जहाँ 25 दिनों से कोई वज़ीर आला नहीं है और ओथ लेने के लिए आज कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके ऊपर। ऑर्डर के बावजूद आज उसने मीटिंग जो इमरान खान साहब ने की वो वज़ीर आला हाउस में की, और मिला कहाँ, किसको वहाँ मिला साकिब निसार साहब, बाबर रहमते। यस। अब आ जाए कि जो मैं बात कहना, बाबर रहमते से दुआ मांगे कि फजल फरमाएंगे। सर एक सेकंड, बाबर रहमते से तल्लक क्या निकला? इमरान इस्माइल साहब ने बड़ी बात की ना, तो प्लेटलेट्स चेक करने चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट्स उस वक्त इन्होंने चेक ना की। आप भी बता रहे हैं एयरपोर्ट पे चेक करें, तो कोई ये भी चेक करे कि साकिब निसार का जो रिश्ता था इमरान खान से वो आज सामने आ रहा है कि किसकी ख्वाहिश पर इमरान नवाज शरीफ से ये सलूक किया गया। और अगर जब उस वक्त हम बातें करते थे कि हमारे साथ ये सलूक किया गया, तो आज कहते हैं कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खुलती हैं? और अगर रात 12 बजे अदालतें खुलने की वजह जवाब ले लें इमरान इस्माइल साहब, आप क्या जवाब देते हैं इसका? आप इसका जवाब दे दें, प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे। सर मैं तो कह रहा हूँ कि सूरज को लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे है, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। ये जो खुद अरबों रुपए की करप्शन और चोरी में बैठे हुए हैं वो इमरान खान और उनके खानदान पे जा रहे हैं। पहले अपना बताएं ना, मरियम नवाज का बताएं जिनकी पाकिस्तान लंदन क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं थी, कोई मकान नहीं था उनके पास। इमरान इस्माइल वो बात नहीं करना चाहता, मैं ज़ातियात में कभी नहीं जाता, मगर सब के बारे आप सब लोगों के बारे में जो स्कैंडल है वो वक्त आने वाला है, मैं तो बिल्कुल सामने आएंगी। आप निकालें जनाब, स्कैंडल जो है, जो मुझे बात करनी मुझे बात कर लेने दें।
मुझे बात कर लेने दें। आपके पास जो स्कैंडल्स हैं वो निकालें आप, लेकिन मुझे बात कर लेने दें। आपके जितने लीडरशिप है सारी की सारी करें, दूसरे को भी बात करने दिया करें। नक को नक डूबी आप करें ना, नक को नक डूबी हुई आपकी करप्शन के अंदर। किसी बात का आपके पास जवाब नहीं है। एक मंजूर चपड़ासी का ही जवाब दे दें कि जिसके पास से 4 अरब रुपए निकले हैं, उनके अकाउंट से पैसे आपके वजीर आजम के पास गए, उनके सारे भागे फिर रहे हैं, वो सारे भागे फिर। अब मुझे ना डराएं धमकाएं, इन चीजों से हम नहीं डरने वाले। ये आपके करतूत हैं जिन्होंने अपने मुल्क को खोखला कर दिए। एवन फीस अपार्टमेंट आपने लिया है, रसीदें आप नहीं दे सकते। रमजान शुगर मिल आपका है। फरा के बाद और कौन आने वाला है? फरा के बाद इमरान इस्माइल भी आएंगे, फरा के बाद बुखारी भी आएंगे, इमरान इस्माइल और जुल्फी बुखारी भी आएंगे। बिल्कुल, ये खबर ताने बाने आपसे जुटे हैं उनके भी। मैं तो डर गया हूँ बिल्कुल, मेरी तो कांपी टांग रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, यहाँ रोकना पड़ेगा, लेकिन ये इनको अगले प्रोग्राम में चलाएंगे। इमरान इस्माइल साहब, जावेद लतीफ़ साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।